हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम रेजिस्टेंस वेल्डिंग के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, सभी लोग यहाँ पर लाइन पे ध्यान देंगे। ज्वाइनिंग मेटल पीसेस टुगेदर बाय रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ द पीसेस टू अबाउट फ्यूजन पॉइंट एंड अप्लाइंग अ मैकेनिकल प्रेशर टू ज्वाइन देम। ठीक है, इसमें बताया गया है कि जब हम दो मेटल पीसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें फ्यूजन पॉइंट तक और अप्लाई करें एक मैकेनिकल प्रेशर उन प्लेट के ऊपर या शीट के ऊपर उनको ज्वाइन करने के लिए, तो उसे हम रेजिस्टेंस वेल्डिंग बोलते हैं। ठीक है, किसी भी दो प्लेट को आपस में जोड़ने के लिए हम सप्लाई देते हैं, इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं और वहाँ का टेम्परेचर जो फ्यूजन पॉइंट तक बढ़ाकर उनको जो जोड़ने की प्रोसेस होती है, ज्वाइन करने की जो प्रोसेस होती है, उसको हम रेजिस्टेंस वेल्डिंग कहते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस के कारण यहाँ पर हम टेम्परेचर को बढ़ाकर दो शीट्स को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि ये कैसे कार्य करती है। तो आप यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर अल्टरनेटिंग करंट यूज करते हैं इस वेल्डिंग के लिए। ठीक है, एसी सप्लाई का इस्तेमाल हम करते हैं दो प्लेट्स को, दो शीट्स को आपस में जोड़ने के लिए। ठीक है, फिर करंट, यहाँ पर आप देखिए, करंट कम्स अक्रॉस अ सर्टेन रेजिस्टेंस विल पास फ्रॉम वन पीस टू अनदर पीस। ठीक है, जब हम करंट को एक शीट से, एक पीस से दूसरी पीस में करंट फ्लो करते हैं तो वहाँ पर अचानक रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताया गया कि जब हम दो शीट्स के बीच में करंट को फ्लो करते हैं तो रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है। ठीक है, टेम्परेचर विल रेज द फ्यूजन पॉइंट एट देयर जंक्शन, और उन जंक्शन के बीच में टेम्परेचर जो है वो फ्यूजन पॉइंट तक इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, और जैसे ही टेम्परेचर हम फ्यूजन पॉइंट तक इंक्रीज कर देते हैं और इसके बाद में हम मैकेनिकल प्रेशर को अप्लाई करते हैं तो एक जॉइंट क्रिएट हो जाता है, मतलब एक जॉइंट बन जाता है, वेल्ड हो जाता है, जो हमारी शीट है वो वेल्ड हो जाती है। अब जो ये हीट है वो जनरली हीट का एक जनरल फार्मूला है, हीट इस फार्मूले के माध्यम से यहाँ पर क्रिएट होती है। हीट जनरेशन इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर इंटू टी इंटू के। ठीक है, इसका मतलब जो आई है जो करंट बताता है, आर क्या है रेजिस्टेंस बताता है, टी क्या है टाइम, और जो हमारा के क्या है ये थर्मल या इलेक्ट्रिकल मतलब ये थर्मल कांस्टेंट है। ठीक है, जो कि मतलब जो हमारा मटेरियल होता है उस पर डिपेंड करता है कि थर्मल कांस्टेंट यहाँ पर होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप रेजिस्टेंस वेल्डिंग को समझ सकते हैं। फिर हम इसका एक जनरल डायग्राम के माध्यम से रेजिस्टेंस वेल्डिंग को समझने की कोशिश करें तो कुछ आपको यहाँ पर विजिबल हो रहा होगा। यहाँ पर मान लीजिए कि एक हमारे पास यहाँ पर दो मेटल शीट हैं, इनको आपस में जोड़ना है किसी पॉइंट पर, तो हम इसके दो पॉइंट इसमें क्या करते हैं कि इनके दोनों शीट के दोनों साइड से हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं यहाँ पर, और यहाँ से दो टर्मिनल्स के माध्यम से इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं। अब हम यहाँ पर पॉइंट्स के माध्यम से, दो पॉइंट होते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं, वहाँ पर जहाँ ये दोनों आपस में कांटेक्ट बनाते हैं, मतलब जैसे अगर हम इस डायग्राम समझें तो ये और यहाँ जो है ये आपस में कांटेक्ट बनाएंगे, तो जहाँ पर कांटेक्ट बनाते हैं वहाँ पर उनका रेजिस्टेंस और भी अधिक होता है, क्योंकि वो एक तरह से पोरस होता है। ठीक है, मतलब पूरी तरह से अच्छी तरह से वो कांटेक्ट ना बनाकर कुछ पोरस रूप में ये कांटेक्ट बनाता है, जिसके कारण वहाँ का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वो फ्यूजन पॉइंट तक वो हीट हो जाता है और वहाँ पर एक वेल्ड क्रिएट हो जाता है, वहाँ पर ये ज्वाइंट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दो प्लेट्स हैं जैसे कि ये बताया गया है और इनको हम आपस में कुछ इस प्रकार से, देखिए आप यहाँ पर देखोगे, अब हमने इसको यहाँ पर इसको आपस में लगा दिया है। अब इन दोनों, एक यहाँ से और यहाँ से सप्लाई देंगे तो उस पॉइंट पर जहाँ पर हम सप्लाई देते हैं वहाँ पर जहाँ पर ये दोनों आपस में प्लेट कांटेक्ट में होती हैं वहाँ रेजिस्टेंस का मान अधिक हो जाता है और वो फ्यूजन पॉइंट तक हीट हो जाती हैं, जिससे वहाँ पर मेल्ट होकर वेल्ड क्रिएट हो जाता है। हम थोड़ा सा मैकेनिकली प्रेशर यहाँ से अप्लाई कर देते हैं और दोनों के बीच में वेल्ड बन जाता है, मतलब जॉइंट बन जाता है और अच्छी तरह से ये जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो अब हम इसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे। तो हमने जैसा कि हमको पता है कि ये जो हमारा रेजिस्टेंस वेल्डिंग है डिफरेंट टाइप का होता है, जैसे बट वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग और सीम वेल्डिंग। तो हम इनके बारे में वन बाय वन इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर बट वेल्डिंग दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो आप इसको ऑफसेट बट वेल्डिंग की तरह भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, ये ऑफसेट बट वेल्डिंग भी आप इसे बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको
क्लियरली दिखाई दे रहा है बट वेल्डिंग। तो इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग बट जॉइंट बिटवीन टू थिन शीट अप टू 12.7 mm थिक। तो इसमें क्या है कि यहाँ पर ये बट जॉइंट क्रिएट करने का काम करता है। इस प्रकार की वेल्डिंग में बट जॉइंट क्रिएट होता है। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो हमारा शीट की जो थिकनेस है ये 12.7 mm मैक्सिमम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 12.7 mm की शीट को या जो हमारे पाइप होते हैं उनको हम जोड़ सकते हैं। इस प्रकार की जो वेल्डिंग होती है एंड टू एंड जोड़ने के लिए, एंड टू एंड जॉइंट प्रोवाइड करने के लिए प्रदान की जाती है इस प्रकार की वेल्डिंग। ठीक है, यदि हम इसके कंपोनेंट की बात करें तो कंपोनेंट आपको विजुअल हो रहे हैं यहाँ पर। ये कंपोनेंट जैसे यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करते हैं जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग्स होती है। ठीक है, और 2 क्लैंप होते हैं जहाँ पर 2 क्लैंप पर 2 अलग अलग मटेरियल्स को, पाइप्स को फिक्स करके उसको जोड़ के लिए उसको फिक्स किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे ये बट वेल्डिंग है। ये आपको बट वेल्डिंग दिखाई दे रहा है। बट वेल्डिंग में हम एक ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करते हैं जिसमें प्राइमरी वाइंडिंग ये होती है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग में हम इसे क्लैंप के माध्यम से सप्लाई दे देते हैं। ठीक है, सेकेंडरी वाइंडिंग के माध्यम से हम क्लैंप में सप्लाई देते हैं जहाँ पर हमें जॉब को फिक्स करना होता है, जहाँ पर सीट्स या जो प्लेट्स हैं या जो हमारा पाइप है जहाँ पर जोड़ना होता है। मैं इसको फिर से बता दूं कि हम बट वेल्डिंग में एंड टू एंड जोड़ने के लिए, जैसे 2 पाइप हैं, उन 2 पाइप को आपस में जोड़ना है, उनके एंड को जोड़ना है, तो वहाँ पर हम इस प्रकार की बट वेल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सभी को क्लियर होगा। तो इसमें ट्रांसफार्मर है प्राइमरी और सेकेंडरी। हम प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग को कुछ इस प्रकार से फिक्स करते हैं कि हमारे प्राइमरी में वोल्टेज का मान अधिक होता है, उसको स्टेप डाउन कर देते हैं, लगभग 10 वोल्ट तक इसको स्टेप डाउन कर देते हैं ताकि हमको अधिक से अधिक करंट मिले, क्योंकि हमको पता है कि जो हीट है वो करंट के स्क्वायर के फॉर्म में प्रोड्यूस होती है। हमको यहाँ पर हीट ही प्रोड्यूस करना है ताकि इन 2 शीट्स के बीच में, 2 प्लेट्स के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा हीट पैदा की जा सके ताकि वो जल्दी फ्यूजन पॉइंट में आकर फ्यूज हो जाएं और वो आपस में वेल्ड क्रिएट कर लें। ठीक है, तो हम यहाँ पर करंट के मान को बढ़ा लेते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर इस्तेमाल किया जाता है वो स्टेप डाउन टाइप का ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, स्टेप डाउन टाइप का ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर जो सेकेंडरी में वोल्टेज का मान है वो 10 वोल्ट के आसपास मिलता है और करंट का मान काफ़ी उच्च होता है, काफ़ी हाई होता है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ यहाँ पर समझना है। यहाँ पर आपके 2 क्लैंप हैं जहाँ पर आपको जॉब को या पाइप्स को या जो रॉड है जिसको भी आप एंड टू एंड कनेक्ट करना चाहते हैं, वेल्ड तैयार करना चाहते हैं, उसको आप यहाँ पर कनेक्ट करोगे इन दोनों उस क्लैंप्स में। यहाँ पर एक फिक्स क्लैंप होता है, ये फिक्स होता है, और ये जो क्लैंप होता है ये मूवेबल क्लैंप होता है। ठीक है, इसको मूव कर सकते हैं। जो भी हमारा जॉब है उसको पास में लाने के लिए एक मूवेबल क्लैंप होता है। ठीक है, आगे देखेंगे हमारे पास ये जॉब है, जैसे कि आपको यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रहा है, ये जॉब है। इन जॉब को यहाँ पर हमको जोड़ना होता है, तो इसको हम एक मूवेबल क्लैंप के माध्यम से इसको पास में ले जाएंगे और आपस में इसको जोड़ने के बाद इसमें हम ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में सप्लाई ऑन करेंगे। ठीक है, ट्रांसफार्मर के प्राइमरी में हम सप्लाई प्रदान करेंगे। ठीक है, इसमें हमें ध्यान रखना है कि जब हम बट वेल्डिंग में जब हम आपस में इसे जोड़ देते हैं, ये इसको आप अपसेट बट वेल्डिंग कह सकते हैं। जब हम इसको आपस में कनेक्ट कर देते हैं दोनों एंड टू एंड को, जब दोनों एंड को जब जोड़ देते हैं उसके बाद ही हम यहाँ से सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ से हम सप्लाई देंगे, यहाँ पर रेजिस्टेंस के कारण यहाँ पर हीट पैदा होगी और ये दोनों एंड आपस में फ्यूजन क्रिएट करेंगे, फ्यूजन पॉइंट तक हीट होंगे और यहाँ पर वेल्ड तैयार कर लेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये दोनों आपस में मेल्ट होकर जुड़ जाएंगे, जॉइंट बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये बट वेल्डिंग है। फिर इसके बाद में हम देखें बट वेल्डिंग एक दूसरा टाइप का होता है जिसको हम फ्लैश बट वेल्डिंग के नाम से जानते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, फ्लैश बट वेल्डिंग या फ्लैश वेल्डिंग। ठीक है, तो इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग बट जॉइंट बिटवीन थिन एंड थिक शीट्स। ठीक है, थिन और थिक शीट में वेल्डिंग जॉइंट को क्रिएट करने के लिए इस प्रकार की वेल्डिंग का इस्तेमाल किया जाता है। ये भी एक एंड टू एंड कनेक्शन मतलब जॉइंट के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। किन्हीं भी रॉड्स को, पाइप को
शीट्स को एंड टू एंड कनेक्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो मोस्टली इनमें पाइप या रॉड्स को एंड टू एंड कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसके जो कंपोनेंट हैं यहाँ पर कंपोनेंट, ये क्या है, ट्रांसफार्मर है, इसमें ट्रांसफार्मर प्राइमरी और सेकेंडरी होती है, और 2 क्लैंप्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हमने पिछले स्लाइड में देखा था कि किस प्रकार से बट वेल्डिंग में अपसेट बट वेल्डिंग में हमने कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किए थे, वही कंपोनेंट्स यहाँ पर भी इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके बाद में हम देखेंगे, इसका डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर सेम डायग्राम है जैसे आपने अपसेट बट वेल्डिंग के बारे में देखा था। यहाँ हमने ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया, ये ट्रांसफार्मर का प्राइमरी है, ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी है। यहाँ पर भी स्टेप डाउन टाइप का ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करते हैं, जो कि सिंगल फेज 230 वोल्ट की एसी को 10 वोल्ट की एसी में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे यहाँ पर करंट का मान काफ़ी हाई मिलता है, जिसके कारण काफ़ी हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं कि इसकी जो प्रोसेस होती है वो समझने की कोशिश कीजिए। आपको ये सारी चीज़ें हैं कि यहाँ पर हमने एक फिक्स क्लैंप इस्तेमाल किया है, दूसरा मूवेबल क्लैंप है। मूवेबल क्लैंप्स को हम पास में इधर से मूव कर सकते हैं और यहाँ पर करीब में ला सकते हैं। तो इसको आपको ये समझना है कि ये बट वेल्डिंग से कुछ इस प्रकार से, जो अपसेट बट वेल्डिंग है उससे कुछ इस प्रकार से ये डिफरेंट होता है कि इसमें हम पहले ट्रांसफार्मर की प्राइमरी में सप्लाई को प्रोवाइड कर देते हैं, फिर इसके बाद में जो हमारा मूवेबल क्लैंप है उसको धीरे धीरे फिक्स क्लैंप की ओर लेके जाते हैं, और यहाँ पर हम फ्लैश आर्क पैदा करते हैं, जिसके कारण हमारा कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। यहाँ पर ये आर्क पैदा हो जाता है, फ्लैश पैदा होता है, स्पार्किंग चमक पैदा होती है, और उस चमक के कारण, उस फ्लैश के कारण यहाँ पर जॉइंट क्रिएट होता है। फ्यूजन पॉइंट तक ये हीट को प्रोड्यूस करते हैं और वहाँ पर मेल्ट होकर ये आपस में जॉइंट को बना लेते हैं, जॉइंट बना लेते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि जो अपसेट बट वेल्डिंग का ये एक सुधरा हुआ रूप आप कह सकते हो इसे। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर हम फ्लैश बट वेल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं। आपको सभी को डायग्राम के माध्यम से क्लियर हो रहा होगा आई थिंक। फिर इसके बाद हम देखेंगे स्पॉट वेल्डिंग। ठीक है, तो स्पॉट वेल्डिंग आप देखोगे, किसी भी स्पॉट वेल्डिंग से आपको पता चल रहा है ये बिंदु वेल्डिंग है, किसी पॉइंट पर किसी भी मेटल शीट को, किसी मेटल शीट है, ठीक है, तो उसको जोड़ने के लिए हम स्पॉट वेल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं। ये स्पॉट में बिंदु बिंदु करके ये जॉइंट प्रदान करता है, अलग अलग बिंदुओं पे ये जॉइंट प्रदान करने का कार्य करता है। कई सीट्स को आपस में जोड़ने के लिए, एक दूसरी सीट को जोड़ने के लिए हम पॉइंट पॉइंट में वेल्ड कर देते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ से चीज़ें क्लियर होंगी। आप देखिए इसमें क्या लिखा, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग लैब जॉइंट बिटवीन 2 थिन शीट्स अप टू 12.7 mm थिक। मतलब ये 12.7 mm मोटी शीट्स के बीच में लैब जॉइंट प्रदान करता है। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, इसके कंपोनेंट जो होते हैं ट्रांसफार्मर होते हैं, जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग लगी होती है, और 2 कॉपर इलेक्ट्रोड्स का इस्तेमाल करते हैं। 2 कॉपर इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करते हैं। अब कॉपर इलेक्ट्रोड का ही क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो कॉपर का जो थर्मल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती बहुत अच्छी होती है। सबसे अच्छा रीज़न यही है कि हमारा कॉपर का इसमें इस्तेमाल करने का जो रीज़न है वो इसमें थर्मल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अच्छी होने के कारण हम थर्मल इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल कर, मतलब कॉपर इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको चीज़ें क्लियर होंगी। अब हम इसका डायग्राम के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो डायग्राम में कुछ आपको इस प्रकार से विजुअल हो रहा है कि यहाँ पर आपने एक ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया है, जिसमें प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग कनेक्टेड है। तो यहाँ पर आपको विजिबल हो रहा होगा, यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वाइंडिंग है, ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। ठीक है, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में हम एसी सप्लाई को कनेक्ट करते हैं, और इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग में हमको यहाँ पर ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, और सेकेंडरी वाइंडिंग में अलग अलग वोल्टेज के लिए हम ऐसा करते हैं। अब इसमें आपको ध्यान देना है कि आप प्राइमरी वाइंडिंग में जो भी सप्लाई आप ऐड करते हो, सेकेंडरी वाइंडिंग को इस प्रकार से बनाया जाता है, इस प्रकार से मोटे तार और कम टर्न्स की होती है कि इसमें 10 से 12 वोल्ट तक सेकेंडरी वोल्टेज हमको प्रदान, मतलब यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर सेकेंडरी में 10 से 12 वोल्ट मिलता है, जबकि करंट का मान 1000 से लेकर 10,000 एम्पियर तक की करंट यहाँ पर प्रोवाइड करने का कार्य यहाँ पर सेकेंडरी वाइंडिंग करती है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पर लगाते हैं। और जो हम यहाँ पर सीट मैंने बता दिया कि 10 से 12 mm तक की सीट को आपस में जोड़ने के लिए, उनमें पॉइंट बिंदु बिंदु पर जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपको डायग्राम में विजिबल हो रहा है, ट्रांसफार्मर के अलावा यहाँ पर 2 अलग और कंपोनेंट होते हैं, जो कि 2 इलेक्ट्रोड हैं। एक है
मूवेबल इलेक्ट्रोड और दूसरा है फिक्स इलेक्ट्रोड। ये फिक्स होता है, ये एक जगह अपनी फिक्स होता है, ये मूवेबल होता है, इसको हम इसको मूव कर सकते हैं, इसके बीच में प्लेट रखकर हम वेल्ड को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्लियर होगा स्पॉट वेल्डिंग। स्पॉट वेल्डिंग में मैं फिर से बता दूं कि यहाँ पर स्पॉट में वेल्ड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्लियर होगा। इसमें जो मैंने पहले ही बताया है वेल्डिंग में कि यहाँ पर हम क्या करते हैं कि सप्लाई के साथ साथ में मैकेनिकल प्रेशर भी अप्लाई करते हैं। अब इसमें मैकेनिकल प्रेशर जो है इलेक्ट्रोड्स के बीच में हम फुट पैडल के द्वारा प्रदान करते हैं। जो प्रेशर होता है वो स्प्रिंग प्रेशर या हाइड्रोलिक प्रेशर या एयर प्रेशर भी हो सकता है। तो विभिन्न प्रकार से हम मैकेनिकल प्रेशर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो होता है कि हम कुछ सेकंड के लिए यहाँ पर जो एसी सप्लाई को देते हैं, ठीक है, उसके कुछ सेकंड में एसी सप्लाई को के कुछ पार्ट्स को यहाँ पर अप्लाई करते हैं। ठीक है, मतलब कुछ समय के लिए जैसे प्रेशर अप्लाई किए टक और फिर उसके बाद में फिर से आगे, मतलब इस तरह से कुछ सेकंड के लिए आगे हम स्पॉट में वेल्डिंग करते हुए चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमने मेटल शीट लिया, मेटल शीट को बीच में हमने दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में रखा, मूवेबल इलेक्ट्रोड को शीट में टच किया और इस प्रकार से यहाँ पर हम सप्लाई प्रदान किए तो हमको कुछ इस प्रकार से यहाँ पर वेल्ड क्रिएट हो जाता है, फ्यूजन पॉइंट क्रिएट होगा। फ्यूजन पॉइंट में जब दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में, क्योंकि हम दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में जहाँ पर हमें इसको जो मतलब दोनों प्लेट्स के बीच में जहाँ पर हमको जॉइंट प्रदान करना होता है वहाँ पर कुछ ना कुछ पोरस मटेरियल होता है, पोरस होता है, छिद्रयुक्त होता है, मतलब पूरी तरह से 100% पूरी तरह से नहीं चिपक पाता है। तो पोरस होने के कारण वहाँ का रेजिस्टेंस, जिस बिंदु पे हमें जोड़ना होता है वहाँ का रेजिस्टेंस बहुत अधिक हो जाता है, जिससे वहाँ पर ज़्यादा हीट क्रिएट होती है और वहाँ पर एक वेल्डिंग पॉइंट क्रिएट कर लेते हैं और वहाँ पर वेल्ड हो जाता है। जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये आपका फ्यूजन टेक प्लेस है, यहाँ पर फ्यूजन क्रिएट होता है। ठीक है, और यहाँ पर ये आपस में वेल्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट पे स्पॉट पे वेल्ड करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर हम देखेंगे सीम वेल्डिंग। तो सीम वेल्डिंग की बात की जाए तो जैसे हमने स्पॉट वेल्डिंग के क्या किया, स्पॉट वेल्डिंग को हमने पॉइंट पर मात्र वेल्ड करने का काम कर रहे थे, लेकिन हमारा सीम वेल्डिंग का काम क्या है कि सीम वेल्डिंग पूरी तरह से पूरा कंटिन्यूअस वेल्डिंग प्रोवाइड करने का कार्य करता है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग लैब जॉइंट बिटवीन टू थिन शीट्स अप टू 10 mm। ये 10 mm तक की मोटी शीट को जोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्या होता है कि स्पॉट वेल्डिंग में हम इसको स्पॉट में हम वेल्ड करने का काम करते हैं, शीट को स्पॉट में बिंदु जगहों पे इसको वेल्ड करने का काम करते हैं। लेकिन सीम वेल्डिंग में हम कंटिन्यूअस जॉइंट को प्रदान करते हैं, कंटिन्यूअस इसमें जॉइंटिंग प्रदान की जाती है। ठीक है, तो कंटिन्यूअस जॉइंट जहाँ पर हमें देना होता है वहाँ पर हम इस प्रकार की वेल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं। इसमें इसके जो कंपोनेंट होते हैं, इसमें ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं, ट्रांसफार्मर इस्तेमाल किया गया है और इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी होती है और 2 कॉपर इलेक्ट्रोड होते हैं जिसको रोटेटिंग व्हील टाइप होते हैं। ये जो 2 इलेक्ट्रोड हैं ये व्हील टाइप होते हैं ताकि ये आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर सरक सकें, मूव कर सकें। ठीक है, तो इसमें हम रोलर या व्हील का इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रोड के रूप में। ठीक है, इलेक्ट्रोड डायरेक्ट ना उपयोग करके यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड का कार्य कर रहे हैं वो रोलर व्हील, 2 रोलर व्हील होते हैं जो इलेक्ट्रोड का कार्य करते हैं। ठीक है, आगे हम इसका डायग्राम देखेंगे। इसका डायग्राम आपको विजुअल हो रहा है। यहाँ पर ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग है, यहाँ पर आपको ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग दिखाई दे रही है और यहाँ पर ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग दिखाई दे रही है। इसका भी यहाँ पर वही काम है कि जो सेकेंडरी में हमको कम वोल्टेज देना और अधिक करंट देने का कार्य करता है। यहाँ पर ये हमारा जो रोलर है या व्हील है ये फिक्स टाइप होता है, फिक्स कॉपर इलेक्ट्रोड, इसको अपन बोलेंगे मूवेबल कॉपर इलेक्ट्रोड। ये कॉपर इलेक्ट्रोड व्हील के फॉर्म में होता है। ठीक है, अब हम इसके माध्यम से यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो प्लेट होती है उसको रख कर सप्लाई प्रदान करते हैं। ठीक है, जैसे हम सप्लाई प्रदान करेंगे तो कुछ इस प्रकार से हमें कंटिन्यूअस वेल्डिंग मिल जाती है, ये बीच में कंटिन्यूअस ये जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करें कि ये कितना समय लगभग लेता है, तो ये 5 मीटर प्रति मिनट वेल्ड करने का काम करता है। मतलब 1 मिनट में 5 मीटर तक वेल्डिंग करने की इसकी कैपेसिटी होती है सीम वेल्डिंग की। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है सभी को डायग्राम से? चलिए आगे देखते हैं हम प्रोजेक्शन वेल्डिंग। ठीक है, तो इट इज सिमिलर टू द स्पॉट वेल्डिंग बट डिफर इन केस ऑफ प्रोजेक्शन
प्रोजेक्शन आर प्रोवाइडेड ऑन द डिजायर्ड लोकेशन ऑन द इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो जैसा कि इसमें बताया गया है कि जो ये इस प्रकार की जो वेल्डिंग है जो आपको यहाँ पर विजिबल हो रही है, ये स्पॉट वेल्डिंग का एक सुधरा हुआ रूप है, एक इम्प्रूवमेंट उसका रूप है। इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया जाता है उसकी अपेक्षा। ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे कंपोनेंट, फिर इसके बारे में है हम और डिटेल बात करेंगे। कंपोनेंट क्या क्या इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर, ट्रांसफार्मर, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग और 2 इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, ये भी एक इलेक्ट्रोड फिक्स इलेक्ट्रोड होता है और दूसरा मूवेबल इलेक्ट्रोड होता है। तो यहाँ पर आपको ट्रांसफार्मर, एक हम ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करते हैं जिसकी प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग से 2 इलेक्ट्रोड, एक फिक्स इलेक्ट्रोड और एक मूवेबल इलेक्ट्रोड को जोड़ दिया जाता है। जो यहाँ पर इलेक्ट्रोड होता है ये प्रोजेक्शन इलेक्ट्रोड के नाम से भी इसको जानते हैं। ये प्रोजेक्शन इलेक्ट्रोड है क्योंकि इसमें अलग अलग प्रोजेक्शन बने हुए होते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर विजिबल हो रहा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्रोजेक्शन युक्त इलेक्ट्रोड का यहाँ पर उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये प्रोजेक्शन वेल्डिंग में जो पंच्ड या फॉर्म्ड या स्टेम्ड भागों पर ही की जाती है। ठीक है, पंच्ड, फॉर्म्ड या स्टेम्ड भागों पर ये इस प्रकार की वेल्डिंग की जाती है। इसमें जैसे हमने देखा था स्पॉट वेल्डिंग में किसी एक स्पॉट पे कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ अलग अलग डिस्टेंस पे प्रोजेक्शन बने हुए थे, उन प्रोजेक्शन में हम एक साथ यहाँ पर वेल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर विजिबल हो रहा है, ये प्रोजेक्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप, ये 2 सीट हैं, इन सीट को 3 जगहों में यहाँ पर 3 प्रोजेक्शन यहाँ पर बने हुए हैं प्रोजेक्शन इलेक्ट्रोड में। तो 3 पॉइंट पे एक ही साथ ये वेल्ड करने का काम करते हैं, फ्यूजन पॉइंट तक उनको हीट करते हैं स्पॉट पे, उन स्पॉटों पे जहाँ जहाँ पर उसका प्रोजेक्शन बना है और उसको वहाँ पर वेल्ड करने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आपका रेजिस्टेंस वेल्डिंग थी। रेजिस्टेंस वेल्डिंग को हमने यहाँ पर जाना कि क्या होता है, वो कितने प्रकार की होती है और किस किस प्रकार से इनका फंक्शन होता है, ये आपको क्लियर होगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।